मुझे जल्दी से घर जाना होगा। अगर मैं घर नहीं गई तो मेरी माँ और पिताजी कितने परेशान होंगे। मैं उनकी इकलौती बेटी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे जल्दी से घर जाना होगा। सनाया जल्दी जल्दी घर की तरफ जा रही होती है कि अचानक एक बड़ी सी मकड़ी उसके हाथ पर आ जाती है और वो मकड़ी उसे काट लेती है। मकड़ी के काटते ही उसका हाथ नीला पड़ने लगता है। ये क्या? इस मकड़ी ने मुझे कैसे काट लिया? नहीं नहीं, कोई मेरी मदद करो। मेरा हाथ नीला पड़ रहा है, कोई तो मेरी मदद करो। कोई है यहाँ पर जो मेरी मदद कर सकता है? सनाया के सिर से लकड़ियों का गट्ठर नीचे गिर जाता है और वो जमीन पर गिरकर चीखने चिल्लाने लगती है। हे ऊपर वाले, ये क्या किया तुमने? मैं तो जा रही हूँ, पर मेरे माता पिता की रक्षा करना। इतना कहते ही सनाया वहीं अपनी आखिरी सांसें गिनने लगती है। वहीं दूसरी तरफ घर में गणेश और गायत्री परेशान होकर बैठे रहते हैं। ये क्या जी, देखो तो अब तो रात भी हो गई है। हमारी बेटी अभी तक लकड़ियां लेकर वापस क्यों नहीं आई है? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरी बेटी को इस तरह अकेले उस घने जंगल में मत भेजा करो। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। लेकिन बाहर तो इतनी तेज बारिश हो रही है। अगर हम इस वक्त गए तो हमें अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सुबह होते ही मैं अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल पड़ूंगी जी। सुबह की पहली किरण के साथ ही गणेश और गायत्री बेचैन होकर घर से निकल पड़ते हैं और घने जंगलों की तरफ जाने लगते हैं। तभी रास्ते में सनाया को जमीन पर पड़ा दिखते ही गणेश और गायत्री वहीं पर गिर पड़ते हैं। ये क्या? मेरी बेटी सनाया, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। तुम्हें क्या हो गया बेटी? बेटी का पूरा शरीर नीला पड़ चुका है, यानी कि किसी जहरीली चीज ने बेटी को काटा है। मैं कैसा नालायक पिता हूँ जो अपनी बेटी की रक्षा नहीं कर पाया। इतना कहते ही गणेश गहरे सदमे में वहीं पर गिर पड़ता है और अचानक मूर्छित हो जाता है। भगवान, ये क्या हो गया? मेरी बेटी मुझे छोड़कर चली गई और मेरे पति को ये क्या हो गया? ये तो उनकी पुरानी बीमारी फिर से इनके ऊपर हावी हो गई। भगवान! गायत्री फूट फूट कर रोने लगती है। वो भारी मन से अपनी बेटी के शव को उठाकर जैसे तैसे वहीं पास के एक पेड़ की मिट्टी के नीचे दबा देती है और अपने मूर्छित गणेश को लेकर जैसे तैसे उठाकर घर पर ले आती है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं पर गणेश को होश नहीं आता। पता नहीं मेरे पति को क्या हो गया, ये तो गहरे सदमे में चले गए। मेरी जवान बेटी छोड़कर मुझे चली गई, पर मुझे अब घर की जिम्मेदारी तो उठानी ही पड़ेगी, नहीं तो ये घर कैसे चलेगा? गायत्री परेशान होकर कुल्हाड़ी लेती है और घने जंगलों की तरफ चली जाती है और जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगती है। जल्दी जल्दी ये सारी लकड़ियां काटकर बाजार में बेच दूंगी तो कुछ पैसे मिलेंगे, जिससे मैं अपने पति का अच्छे से इलाज करवा पाऊंगी। गायत्री लकड़ियां काट रही होती है कि तभी अचानक मिट्टी के अंदर से एक करुण आवाज आती है। आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। कोई तो है, मेरी मदद करो। ये आवाज सुनते ही गायत्री के हाथ से कुल्हाड़ी नीचे गिर पड़ती है। अरे, आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, फिर ये मदद कौन मांग रहा है? और ये मिट्टी के अंदर से कुछ अजीब सी सरसराहट की आवाज आ रही है। चलो एक काम करती हूँ, पास में चलकर देखती हूँ। फिर गायत्री जैसे ही वहां से मिट्टी हटाती है कि तभी उसके अंदर से हूबहू सनाया की चांदी की मूर्ति निकलती है। ये कैसे हो सकता है? इसी जगह पर तो मैंने अपनी बेटी का शरीर मिट्टी के नीचे दबाया था, लेकिन ये मेरी बेटी के रूप की चांदी की मूर्ति यहाँ पर कैसे आ गई? कहीं ये कोई चमत्कार तो नहीं? मेरी बेटी मुझसे छिन गई। चलो, कम से कम इस चांदी की मूर्ति के रूप में ही वो मुझे वापस तो मिल गई। अब मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी, शायद मेरे पति इसे देखकर जल्दी ठीक हो जाए। गायत्री खुशी से उस मूर्ति को मिट्टी के अंदर से निकालती है और अपने आंचल में छुपाकर ले जाने लगती है। जैसे ही वो अपने घर की तरफ जाती है, तभी वहां से घोड़े से गुजर रहे मूर्तिकार ये दृश्य देखकर रुक जाते हैं। अरे, इसके आंचल में ये मूर्ति कैसी चमक रही है? मैं एक मूर्तिकार हूँ और मूर्ति का थोड़ा सा भाग देखकर भी पहचान लेता हूँ।
ये मूर्ति जरूर अद्भुत लग रही है। नकुल घोड़े से उतरता है और गायत्री के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। मेरे रास्ते से हटो, तुम कौन हो? मैं एक मूर्तिकार हूँ और तुम्हारे हाथ में जो मूर्ति है वो मूर्ति मुझे दे दो। मुझे ये मूर्ति चाहिए। नहीं नहीं, ये कोई मामूली मूर्ति नहीं है, ये मेरी बेटी की आखिरी निशानी है। मैं ये तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती। नहीं, ये कोई साधारण मूर्ति नहीं है। नकुल जैसे ही उस मूर्ति को जबरदस्ती अपने हाथ में लेता है तो उसकी अद्भुत खूबसूरती को देखते ही वो दंग रह जाता है। वाह, क्या मूर्ति है! ये तो बहुत अद्भुत कलाकारी है। मैंने आज तक बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, पर ऐसी मूर्ति मैंने अपने जीवन में पहले कभी नहीं देखी। तुम्हें जो करना है करो, पर ये मूर्ति मुझे वापस दे दो। मैं ये मूर्ति ले जाकर अपने घर पर रखना चाहती हूँ। ये मेरी बेटी की मूर्ति है। नहीं, कुछ भी हो जाए, पर ये मूर्ति मैं तुम्हें नहीं देने वाला। ये मूर्ति सिर्फ मुझे चाहिए। इसे तो मेरे गोदाम में होना चाहिए। सभी मूर्तियों का असली खजाना तो यही है। तुम्हें जो करना है कर लो, पर ये मूर्ति मैं तुम्हें यहाँ से नहीं ले जाने दूंगी। नकुल गुस्से में गायत्री को जोर से धक्का देता है और मूर्ति लेकर घोड़े पर बैठकर घने जंगलों की तरफ बढ़ जाता है। नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मुझे इतनी मेहनत के बाद मेरी बेटी की एक मूर्ति मिली थी, वो भी इस दुष्ट मूर्तिकार ने मुझसे छीन ली। गायत्री वहीं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ नकुल उस मूर्ति को लेकर सीधे अपने घर पर आ जाता है और घर के पास बने एक छोटे से गोदाम में जाता है जहाँ बहुत सारी मूर्तियां रखी होती हैं। उन सबके बीच ये चांदी की मूर्ति अपनी अलग ही चमक से चमक रही होती है। इतनी सारी मूर्तियां होने के बावजूद भी इस चांदी की मूर्ति की तो बात ही अलग है। सच में ये बहुत ही अद्भुत है। अब तुम मेरी कलाकारी देखना कि मैं इस मूर्ति से आगे क्या बनाता हूँ। नकुल उस मूर्ति को वहां पर रखकर सोने चला जाता है। वहीं गुप्तचर परेशान होकर राजकुमार के कक्ष में जाता है। राजकुमार, आप यहाँ हैं और वहाँ बाहर एक बहुत ही अद्भुत चांदी की मूर्ति है जो सिर्फ आपके पास होनी चाहिए। अगर वो मूर्ति आपके पास रही तो आपकी हर तरफ प्रशंसा की जाएगी और सभी राज्यों में आपकी तारीफ होगी। मैं इतनी अद्भुत मूर्ति अपनी जिंदगी में पहली बार देख कर आया हूँ। अरे, क्या सच में ऐसी कोई अद्भुत मूर्ति है? चलो फिर तो वो मूर्ति मैं आज ही लेकर आता हूँ। गुप्तचर और राजकुमार विश्वजीत वहां से तुरंत निकल पड़ते हैं और कुछ ही देर में नकुल के घर पहुंचकर उसका दरवाजा पीटने लगते हैं। नकुल हड़बड़ाकर घर से बाहर निकलता है और राजकुमार को सामने खड़ा दिखता है। ये क्या राजकुमार, आप इस समय यहाँ मेरे घर पर? मैंने सुना है कि तुम्हारे पास एक बहुत ही अद्भुत मूर्ति है। मुझे वो मूर्ति अभी के अभी दिखाओ। ठीक है राजकुमार, क्यों नहीं, आइए। मेरे पास गोदाम में तो और भी बहुत बेशकीमती मूर्तियां हैं। नकुल राजकुमार को लेकर अपने गोदाम के अंदर आ जाता है जहाँ कई सारी मूर्तियां रखी होती हैं। लेकिन राजकुमार विश्वजीत की नजर सीधे उस चांदी की मूर्ति पर जाकर टिक जाती है। ये मूर्ति यहाँ की सभी मूर्तियों से सबसे अलग है। राजकुमार विश्वजीत जैसे ही उस मूर्ति को लेने के लिए उस पर हाथ रखता है तो नकुल तुरंत आगे आ जाता है। नहीं राजकुमार, माफ कीजिए, पर ये मूर्ति मैं आपको नहीं दे सकता। ये तुम कैसी मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हो नकुल? मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। तुम मेरा आदेश नहीं टाल सकते। तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार बनने का मौका दे सकता हूँ और मुंह मांगा इनाम भी, पर यह मूर्ति मुझे हर हाल में चाहिए। नहीं राजकुमार, आपको जो करना है आप कर लीजिए, पर मैं ये मूर्ति आपको नहीं दे सकता। मुझे माफ कर दीजिए। अब आप यहाँ से जा सकते हैं। राजकुमार विश्वजीत गुस्से में आग बबूला होकर उस गोदाम से बाहर निकल आता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मैं एक मूर्तिकार हूँ। मुझे अपनी बनाई मूर्तियाँ बेचने में कभी इतनी तकलीफ नहीं होती, पर इस मूर्ति को देखकर मुझे ऐसा महसूस क्यों हो रहा है जैसे ये मेरी अपनी हो। अगर ये मुझसे दूर हो गई तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा। पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। नकुल बहुत परेशान हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ अपमानित महसूस करता हुआ राजकुमार विश्वजीत गुस्से में घने जंगलों की तरफ जाने लगता है। राजकुमार, अब क्या किया जाए?
वो तो इस तरह सीधे तरीके से नहीं देने वाला है। तुम्हें पता है ना गुप्तचर, जो चीज मुझे सीधे तरीके से नहीं मिलती, मुझे उंगली टेढ़ी करना अच्छे से आता है। हाँ, ये बात तो है। अब बताइए मुझे क्या करना होगा? आज रात को ही वो मूर्ति चुराओ और किसी भी तरह मुझे लाकर दो। मुझे वो मूर्ति चाहिए। आप परेशान मत होइए राजकुमार, आपने कहा है तो आपको वो मूर्ति अवश्य मिलेगी और मैं वो मूर्ति लाकर रहूंगा। फिर गुप्तचर वहां से निकल पड़ता है और ऐसे ही वो रात भी बीत जाती है। अगली सुबह होते ही जैसे ही राजकुमार विश्वजीत की आंखें खुलती हैं, उनके सामने एक चांदी की मूर्ति रखी होती है। वाह, क्या मूर्ति है! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि इतनी अद्भुत मूर्ति मेरी आंखों के सामने है। अब तो ये मूर्ति मेरी प्रशंसा बढ़ाएगी। फिर ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। राजकुमार मूर्ति को दरबार में रखकर सभी प्रजा को दिखाते हैं। तभी गुप्तचर राजकुमार के पास आता है। राजकुमार, इस मूर्ति का इस तरह प्रदर्शन करना ठीक नहीं। अगर किसी की बुरी नजर लग गई तो ये मूर्ति चोरी भी हो सकती है। घबराओ मत गुप्तचर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ये मूर्ति मेरी नजरों से पल भर के लिए दूर नहीं हो सकती। दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ ये बात पूरे गांव में आग की तरह फैल जाती है। तभी रास्ते में दो गांव वाले आपस में बातें कर रहे होते हैं। अरे तूने देखा, राजकुमार के पास वो चांदी की जो लड़की की मूर्ति है, कितनी अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे कि वो अब तुरंत बोल पड़ेगी। सच में? आखिर उस मूर्ति का ऐसा क्या रहस्य है जो राजकुमार उसे अपने प्राणों से भी बढ़कर संभाल कर रखे हुए हैं? दोनों बात कर रहे होते हैं। वहीं दूर खड़ी ये सारी बातें गायत्री सुन लेती है। यानी कि वो मूर्ति राजकुमार के पास है। मुझे उस मूर्ति को लाना ही होगा। वो मेरी बेटी की आखिरी निशानी है और मैं उसे पाकर ही रहूंगी। इस तरह तो राजकुमार मुझे वो मूर्ति नहीं देने वाले। आप देखो मैं क्या करती हूँ। फिर गायत्री परेशान होकर निकल पड़ती है और राजमहल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। बस कुछ ही देर में रात होने वाली है, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगी। रात होते ही गायत्री अपना चेहरा अपनी साड़ी से ढक लेती है और महल के पीछे वाले दरवाजे से राजकुमार के कक्ष में पहुंच जाती है, जहां चांदी की मूर्ति रखी थी और वो तेज रोशनी में चमक रही होती है। ये रही वो मूर्ति। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं फिर से अपनी बेटी की इस चांदी की मूर्ति को देख पाऊंगी, लेकिन आज मैंने इसे देख लिया। मैं बहुत खुश हूँ। चलो अब मैं जल्दी से इस मूर्ति को ले जाती हूँ ताकि मेरे पति इस मूर्ति को देखकर ठीक हो जाए। फिर गायत्री जैसे ही उस मूर्ति को छूती है, अचानक से एक तेज रोशनी फैलती है और वो जीती जागती लड़की बन जाती है। ये क्या बेटी तुम ठीक तो हो ना? तुम इंसान कैसे बन गई? तुम जीवित हो? ये सब कुछ क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे यकीन नहीं हो रहा। ये क्या कह रही हैं माँ जी आप? मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं यहाँ कैसे आई? मूर्ति कैसे बन गई? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पता। देखो बेटी, तुम बिल्कुल मेरी बेटी की जैसी हो और तुम मेरी ही बेटी हो। मेरी बात पर यकीन करो। नहीं, मैं आपकी बेटी जैसी जरूर हूँ, पर मैं आपकी बेटी नहीं हूँ और मैं आपके छूने से इंसान जरूर से बनी हूँ, पर मैं यहाँ कैसे आई ये सब कुछ मुझे नहीं पता। ठीक है, तुम मेरी बेटी नहीं हो, फिर भी तुम यहाँ से चलो। राजकुमार तुम्हारे सिर्फ चांदी वाले रूप से अपनी प्रशंसा बढ़ाना चाहते थे। अगर उसने तुम्हें इस रूप में देख लिया तो पता नहीं राजकुमार तुम्हारे साथ क्या करेगा। तुम चलो मेरे साथ। तभी गायत्री चोरी छिपके संध्या को लेकर अपने घर की तरफ जाने लगती है। ये मेरी बेटी जैसी है, मगर मेरे पति इसे इस रूप में देखेंगे तो फिर से उन्हें जीने की एक उम्मीद मिल जाएगी। ये क्या? ये कौन है? तभी ही आवाज सुनते ही जैसे ही गणेश के कान में जाती है, वो उठकर खड़ा हो जाता है। ये क्या? आप तो ठीक हो गए जी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप आंखें खोलकर अपने दोनों पैरों पर खड़े हैं। मैं तो सोचती थी कि मैं अब आपको कभी भी इस रूप में नहीं देख पाऊंगी। मेरी बेटी वापस आ गई। मुझे इससे बढ़कर और क्या खुशी चाहिए? गायत्री, आज मैं बहुत खुश हूँ। दुनिया की सारी खुशियाँ भगवान ने मेरी झोली में डाल दी हैं।
ये लोग कौन है? ये लोग यानी अपनी बेटी को ढूंढ रहे हैं और मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अगर मुझे ये तक नहीं पता कि मेरे असली माता पिता कौन है। इन्हीं के पास रह जाती हूँ जब तक कि मुझे मेरी पूरी पहचान याद ना आ जाए। क्या सोच रही हो बेटी? मैं आप दोनों की ही बेटी हूँ। हाँ हाँ, मुझे याद आ गया। बस पता नहीं क्या हो गया था। मैं ये मान ही नहीं पा रही थी। हाँ, लेकिन मैं आप दोनों की ही बेटी हूँ। मुझे सब कुछ याद आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। आज के बाद तुम फिर कभी मुझे छोड़कर मत जाना बेटी। नहीं नहीं पिताजी, मैं आप दोनों को छोड़कर कभी कहीं नहीं जाऊंगी। मैं हमेशा आप दोनों के साथ ही रहूंगी। फिर तीनों बातें करने लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजकुमार की सुबह होते ही आंख खुलती है। ये क्या? ये चांदी की मूर्ति कहाँ गई? सैनिकों, कहाँ हो? गुप्तचर जल्दी देखो, चांदी की मूर्ति कहाँ है? जल्दी देखो। तभी गुप्तचर वहां पर आ जाता है। ये क्या राजकुमार, वो तो आप ही के कक्ष में थी, ऐसे कैसे गायब हो सकती है? अगर वो मेरे ही कक्ष में थी तो वो है क्यों नहीं? आखिर ऐसे कैसे वो मूर्ति गायब हो सकती है? मैं पूरे राज्य का चप्पा चप्पा छान मारता हूँ। जहाँ भी वो मूर्ति मिलेगी मैं लाकर तुरंत आपके सामने वो मूर्ति पेश कर दूंगा। गुप्तचर परेशान होकर वहां से चला जाता है। कुछ भी हो जाए, मैं वो मूर्ति ढूंढ कर रहूंगा। वहीं दूसरी तरफ नकुल परेशान होकर पागलों की तरह घने जंगलों में घूम रहा होता है। कई दिन बीत गए पर उस मूर्ति को मैं अभी तक ढूंढ क्यों नहीं पाया हूँ। और ये कैसी बेचैनी है मेरे दिल में कि जैसे कोई मेरी बेशकीमती चीज खो गई हो। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? मैं इतना बेचैन क्यों हूँ? नकुल परेशान होकर आगे बढ़ रहा होता है कि तभी सामने से कुल्हाड़ी लेकर गुजर रही संध्या पर उनकी नजर पड़ती है। ये क्या? ये तो बिल्कुल उस मूर्ति जैसी है। ये कैसे हो सकता है? चांदी की मूर्ति एक जीती जागती इंसान में कैसे बदल सकती है? नकुल परेशान होकर उस संध्या के पास जाकर खड़ा हो जाता है। तुम कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा। इसे कैसे पता कि मैं वो नहीं हूँ? पर मुझे अपना सच छुपाना होगा। कुछ नहीं, मैं तो बस लकड़ियां काटने जा रही हूँ और हटो मेरे रास्ते से। मैं किसी अनजान से बातें नहीं करती हूँ। संध्या आगे बढ़ जाती है। मैं सच में पागल सा होता जा रहा हूँ। नकुल भी परेशान होकर आगे बढ़ जाता है। थोड़ी ही दूर जाने के बाद कि तभी बड़ी सी मकड़ी आकर उसके सामने खड़ी हो जाती है। इतनी बड़ी मकड़ी! मैंने अपने जीवन में आज से पहले इतनी बड़ी मकड़ी कभी नहीं देखी थी। तुम आ ही गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी बेटी। ये क्या कह रही हो? एक मकड़ी की मैं बेटी कैसे हो सकती हूँ? तभी तेज रोशनी फैलती है और मकड़ी एक बेहद ही खूबसूरत इंसानी रूप में आ जाती है। क्योंकि तुम मेरी ही बेटी हो और तुम्हें जो चेहरा मिला है, जो दोनों बूढ़े बुढ़िया तुम्हें अपनी बेटी समझकर पाल रहे हैं, वो उन्हीं की बेटी का चेहरा है। मैंने उसके इसलिए कि तुम्हें ये रूप देकर मैं जीवित कर सकूं। नहीं, लेकिन ये सच नहीं हो सकता। मैं एक मकड़ी की बेटी कैसे हो सकती हूँ? तुम्हें अभी यकीन आ जाएगा। वो जैसे ही संध्या के सर पर हाथ रखती है कि अचानक से संध्या को सारा पुराना दृश्य याद आ जाता है। अब मैं एक इंसानी रूप में हूँ तो मुझे उस माता पिता के प्रति जिम्मेदारी निभानी है जिन्होंने मुझे अपनी बेटी समझा है। नहीं, मैंने तुम्हें राजकुमार के पास भेजने के लिए ये इंसानी रूप दिया था ताकि तुम राजकुमार के पास जाओ और मुझे इस राज्य की रानी बनाओ, क्योंकि मैं राजा से बहुत प्रेम करती थी और राजा ने मुझे अपमानित करके राज्य से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं एक मकड़ी प्रजाति की थी। इसलिए उसने मुझे इस राज्य की रानी नहीं बनाया। अब तुम्हें राजकुमार को अपने प्रेम जाल में फंसाना होगा और इस राज्य की महारानी बनना है और फिर इस राज्य को मुझे सौंपना है। नहीं नहीं, मैं आपके इस गलत मंसूबे में आपका साथ नहीं दे सकती हूँ। मुझे जो भी मिला है इस तरह इंसानी रूप में एक मैं अच्छा जीवन जीना चाहती हूँ, ना कि छल कपट का। अगर तुम ऐसा नहीं कर सकती हो तो मैं फिर से तुम्हें चांदी की मूर्ति बना दूंगी। आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं ऐसा गलत काम कभी नहीं करूंगी।
तभी मकड़ी अपने हाथ से संध्या के ऊपर वार करती है। तेज रोशनी के साथ संध्या फिर से चांदी की मूर्ति बन जाती है। अगर तुमने मेरी बात मान ली होती तो आज मैं तुम्हें फिर से इस तरह चांदी की मूर्ति ना बनाती। अब तुम मेरे किसी काम के नहीं हो। तभी मकड़ी फिर से मकड़ी का रूप ले लेती है और वहां से चली जाती है। तभी वहां से नकुल गुजर रहा होता है। ये तो चांदी की मूर्ति है और ये वही चांदी की मूर्ति है जो मेरे घर से लापता हुई थी और शायद मैंने अभी अभी इसी लड़की को देखा था। ये कहीं वही चांदी की मूर्ति तो नहीं बन गई है? हे भगवान, ये तो सच है। यानी कि ये चांदी की मूर्ति जीती जागती लड़की है। मुझे इसे फिर से इंसान बनाना होगा। नकुल उस मूर्ति को लेकर जा ही रहा होता है कि तभी पीछे से गायत्री आ जाती है। ये क्या? रुक जाओ, तुमने फिर से मेरी बेटी को चांदी की मूर्ति बना दिया। नहीं, मैंने आपकी बेटी को चांदी की मूर्ति नहीं बनाया। ये तो खुद ही चांदी की मूर्ति बन गई थी। हे भगवान, इतनी मेहनत से मुझे मेरी बेटी मिली थी, वो फिर से चांदी की मूर्ति में बदल गई। अगर उसके पिता को पता चल गया तो वो फिर से सदमे में आ जाएंगे। आप फिक्र मत करिए, ये इंसान है तो मैं इसे इंसान जरूर बनाऊंगा। मेरी एक गुरु माँ है, वो इसका रास्ता बताएंगी। चलिए मेरे साथ। नकुल गायत्री और उस चांदी की मूर्ति को लेकर घने जंगलों से होता हुआ एक गुफा में आ जाता है, जहां बूढ़ी औरत बैठी होती है। कहो, कैसे आना हुआ? अम्मा, ये एक लड़की है और ये चांदी की मूर्ति बन गई है। इसे फिर से इंसान बना दो, बस यही मेरी इच्छा है। अगर तुम्हें इसे इंसान बनाना है तो तुम्हें इसके लिए नीली घाटी जाना होगा और उस नीली घाटी से एक दिव्य पुष्प लाना होगा। उस दिव्य पुष्प की खुशबू सूंघते ही ये फिर से इंसान बन सकती है। पर इतना इतना कुछ क्यों? एक बार तो ये मेरे छूने से इंसान बन गई थी ना। पहली बार तुमने माँ की ममता से और उसे अपनी बेटी समझकर छुआ था, इसलिए एक माँ और बेटी के प्रेम से ये इंसान बनी थी। लेकिन अब तुम्हें पता है कि ये तुम्हारी बेटी नहीं है, इसलिए अब तुम इसे छुओगी, फिर भी ये इंसान नहीं बनेगी। ठीक है, मैं वो पुष्प जरूर लेकर आऊंगा। फिर नकुल वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होता हुआ नीली घाटी पहुंच जाता है। मुझे जल्दी से दिव्य पुष्प लेना है, पर यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो थोड़ा आगे बढ़ता है कि तभी अचानक एक बड़ा सा लाल रंग का पुष्प उसे दिखाई देता है। यहाँ सभी पुष्पों से ये पुष्प बिल्कुल अलग है, यानी ये पुष्प वही पुष्प होगा। मुझे जल्दी से ये पुष्प लेकर यहाँ से निकलना है। फिर जैसे ही वो उस पुष्प को छूता है कि तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। रुक जाओ, अगर तुम्हें ये पुष्प चाहिए तो तुम्हें मेरी एक शर्त माननी होगी और एक प्रश्न का जवाब देना होगा। क्या तुम उस लड़की को बचाने के लिए अपनी सबसे प्रिय कला यानी हमेशा के लिए मूर्ति बनाना छोड़ सकते हो और एक साधारण जीवन जी सकते हो? अगर किसी की जान बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा तो मैं ये त्याग करने के लिए तैयार हूँ। आज के बाद मैं फिर कभी चांदी की मूर्ति नहीं बनाऊंगा। तभी अचानक वो पुष्प उसके हाथ में आ जाता है। नकुल उस पुष्प को लेकर वहां से निकल पड़ता है और घने जंगलों से होता हुआ गुफा में आ जाता है। जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। नकुल जैसे ही वो फूल उस चांदी की मूर्ति से सटाता है कि अचानक से तेज रोशनी के साथ संध्या फिर से इंसानी रूप में आ जाती है। तुम ठीक तो हो ना? मुझे नहीं लगा था कि मैं फिर कभी इंसान बन पाऊंगी। बेटी, तुम ठीक तो हो ना? हमें तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। तुम चांदी की मूर्ति कैसे बनी? मैं कोई इंसान नहीं, बल्कि मैं एक मकड़ी की बेटी हूँ। उसने इस राज्य की महारानी बनने के लालच में आपकी बेटी के और फिर मुझे आपकी बेटी का रूप दे दिया। वो मुझे इस राज्य की रानी बनाकर खुद राज करना चाहती थी, पर मैंने इस काम को ठुकरा दिया और इसलिए उसने मुझे वापस से चांदी की मूर्ति बना दिया। क्या आप अभी भी मुझे अपनी बेटी के रूप में अपनाएंगी?
उसने मेरी फूल जैसी बेटी के साथ ऐसा किया। भगवान उसका कभी भला नहीं करेगा। क्या आप मुझे अपनी बेटी नहीं मानती? बोलिए। ऐसी बात नहीं है बेटी, तुम भी अच्छी हो। कोई भी जन्म लेने से कोई बुरा नहीं होता। तुमने अपनी माँ के गलत इरादों को ठुकरा दिया, इसका मतलब तुम अपनी माँ जैसी नहीं हो। मैं तुम्हें आज से अपनी बेटी के रूप में अपनाती हूँ। और हाँ, तुम्हारी ये कहानी सुनकर मेरे मन में तुम्हारे लिए प्रेम जाग गया है। क्या तुम मेरे साथ अपना बाकी का जीवन बिताना चाहोगी? मैं तुम्हारा एक अच्छा जीवन साथी बनूंगा। हाँ बेटी, इसने तुम्हारी मुक्ति के लिए अपनी सबसे प्रिय कला यानी मूर्ति बनाने का हमेशा हमेशा के लिए त्याग कर दिया है। अब ये कभी मूर्ति नहीं बनाएगा। सच में इंसानों में बहुत प्रेम होता है और आज मैंने ये देख भी लिया। मैं तुम्हें अपने जीवन साथी के रूप में अपनाने के लिए तैयार हूँ और अपना पूरा जीवन तुम लोगों के साथ ही बिताना चाहती हूँ।